तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयां होती है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास का भी ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ क्लासेस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए। सप्ताह में एक ही टेस्ट दीजिए, बहुत ज्यादा टेस्ट ना दीजिए। लेकिन जब आप एक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करिए कि क्यों जो प्रश्न गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है। फिर उसकी थियरी को पढ़िए, अर्थात उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे धीरे धीरे करके आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब मेरे द्वारा सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो एक सही रणनीति होनी चाहिए सफलता प्राप्त करने की, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। बस इन सभी कंटेंट को जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कर सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स मिल जाएगा। डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं और डायरेक्ट कोर्स जब परचेज करें तो उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दें, ताकि आपको फुल बैच में इनरोल कर दिया जाए। या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। सो आप इत्मीनान से जुड़ करके एप्लीकेशन पे कम से कम 1.5-2 घंटे मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे फॉलो करिए। बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि 1991 की नई औद्योगिक नीति, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, उदारवादी औद्योगिक नीति, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, उदारवादी औद्योगिक नीति, उदारवादी औद्योगिक नीति के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, सो क्या उत्तर आ रहा है? तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 1991 में भारत के पास इतना कम पैसा बचा था कि हमारी अर्थव्यवस्था केवल और केवल 2 सप्ताह के लिए ही ठीक तरीके से सुचारू रूप से चल पाती है ना। इस स्थिति में हम लोग बड़े ही संकट का सामना कर रहे थे
और ऐसी स्थिति में जो कमान दी गई थी वो मनमोहन सिंह जी को दी गई थी और मनमोहन सिंह जी ने उदारवादी औद्योगिक नीति लेकर के आए, एलपीजी मॉडल को लेकर के आया, एलपीजी मॉडल को लेकर के वो आए और फिर जब एलपीजी मॉडल आ गया तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ ओपन कर दिया। पहले हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ ओपन नहीं थी, अर्थात हम दूसरे देश में जाकर के निर्यात करेंगे और दूसरे देश की वस्तु हमारे देश में आकर के बिकेगी। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एमआरटीपी एक्ट क्या है, ठीक है। तो एमआरटीपी एक्ट के अवरोधों का निराकरण करना। तो याद रखिएगा कि एमआरटीपी एक्ट कब आया था? 1969 में आया था। और जब एमआरटीपी एक्ट आया था तो एमआरटीपी एक्ट का उद्देश्य ही यही था कि उद्योगों में एकाधिकार की प्रकृति उद्योगों में एकाधिकार की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए, ताकि जब एकाधिकार की प्रवृत्ति समाप्त होगी तो बहुत सारे निवेशक आएंगे और जब बहुत सारे निवेशक आएंगे तो बहुत सारा उत्पादन होगा और अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होगा तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो 1991 की जो नई औद्योगिक नीति आई थी उसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की प्रकृति को समाप्त किया जाए और केवल 6 उद्योगों के लिए आपको अब लाइसेंस लेने की जरूरत थी। बाकी अन्य जितने भी प्रकार के उद्योग थे अब उसमें से अब उसके लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में निम्नलिखित अधिनियमों के अधिनियमन का सही कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हैं चाहे ऑफलाइन देख रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। तो अभी मैंने एक बात तो आपको बताया और वो यहाँ पे है कि सर एमआरटीपी एक्ट कब आया था? तो एमआरटीपी एक्ट आया था 1969 में, जिसे बाद में चल करके कंपटीशन एक्ट में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। कब किया गया था आप लोग कमेंट करके बताइए। और एमआरटीपी एक्ट का मतलब क्या था कि एमआरटीपी इसलिए आया था कि उद्योगों में एकाधिकार की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाए, अर्थात किसी एक निवेशक पे या किसी एक उद्यमी पे अर्थव्यवस्था को निर्भर न रखा जाए, बहुत सारे उद्यमियों को मौका दिया जाए ताकि वो आए और उत्पादन करें और देश में उत्पादकता के स्तर को बढ़ाएं। अगला प्रश्न है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि उद्योग अर्थात विकास एवं विनिमय अधिनियम कब भारत में आया था? तो ये आया था आपका 1951 में, 1951 में, ठीक है, 1951 में आया था। फिर फेरा की बात करें तो फेरा सबको पता ही होगा, फेरा की बात करें तो फेरा सबको पता ही होगा 1973 में। और अल्पतम वेतन अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अल्पतम वेतन अधिनियम जो आया था ये 1948 में आया था, जिसके अंतर्गत कहा गया कि कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन क्या दिया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ए बोल रहे हैं ना कि सर जी 2, 3, 4 और 1 सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अर्थात पहले नंबर पे ये होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये होगा, एक सेकेंड, पहले नंबर पे ये तो गलत हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए, गलत हो रहा है। अल्पतम वेतन अधिनियम कब आया था? अभी मैंने बताया 1948 में, 1948 में। फेरा 1973 में, ठीक है। उद्योग एवं विनियमन अधिनियम कब आया था? 1951 में। और एमआरटीपी एक्ट कब आया था? 1969 में। तो सबसे पहले तो ये होगा ना 4, ऑप्शन नंबर पहले 4 होगा, उसके बाद क्या, फिर दूसरा होगा ये, दूसरे नंबर पे आएगा, फिर तीसरा नंबर ये होगा और लास्ट में चौथा नंबर ये होगा, अर्थात 4, 2, 3 और 4, 2, 3, सॉरी 4, 2, 3, 1 और सॉरी 4, 2, 3
सॉरी 4-2-1-3, ठीक है, 4-2-1-3। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। बात आपकी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1991 में औद्योगिक अनुज्ञप्ति प्रणाली सभी उद्योगों में समाप्त कर दिया गया। अब जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जब उदारीकरण औद्योगिक नीति आया, जब एलपीजी मॉडल आया, तो हमारी सरकार ने क्या कहा, हमारी सरकार ने ये कहा कि देखिए भैया, अब आपको हर प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। केवल और केवल 6 प्रकार के ऐसे उद्योग होंगे जिससे राष्ट्र को खतरा हो सकता है। तो अगर जो इसमें आप उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको सरकार से लाइसेंस लेनी पड़ेगी, जैसे रसायन हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है। सो क्या उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि सामाजिक एवं सामरिक महत्व के उद्योगों को छोड़ करके, जिससे राष्ट्र को नुकसान न पहुंचे। तो 1991 में औद्योगिकीकरण जब आता है तो पहले क्या होता था कि पहले कोई भी किसी भी प्रकार का अगर जो आप उद्योग स्थापित करना चाहते थे तो उसके लिए सरकार से आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होती थी। लेकिन जब 1991 में उदारीकरण आया तो हमारी सरकार ने कहा कि देखिए केवल और केवल 6 उद्योग ऐसे हैं जिससे राष्ट्र को नुकसान हो सकता है, तो आप उन उद्योगों की अगर जो स्थापना करना चाहते हैं तो आपको सरकार से लाइसेंस लेनी पड़ेगी। बाकी आप अगर जो कपड़े का उत्पादन करना चाहते हैं या अन्य सारी चीजों, खिलौने का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार से आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के कारण बड़े निवेशक फिर निवेश के लिए प्रेरित हुए, और जब निवेश के लिए प्रेरित हुए तो हमारा निर्यात भी बढ़ा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि राज्य वित्त निगम क्या करता है? राज्य वित्त निगम क्या करता है बताइए। राज्य वित्त निगम, राज्य वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? याद है कि भूल गए? राज्य वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य वित्त निगम की स्थापना 1951 में हुई थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? और राज्य वित्त निगम क्या करता है? ये उद्योगों के विकास के लिए, ये उद्योगों के विकास के लिए, उद्योगों का विकास हो सके उसके लिए ये वित्त प्रदान करता है। किसको? उद्योगों को, ठीक है, उद्योगों को वित्त प्रदान करता है ताकि हमारे उद्योगों का विकास हो सके। और जब उद्योगों का विकास होगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की मांग है उसकी पूर्ति हमारे ही उद्योगों से हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि उद्योगों को हर प्रकार का वित्त प्रदान करते हैं। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि राज्य वित्त निगम की स्थापना कब होती है? तो राज्य वित्त निगम की स्थापना 1951 को होती है। और राज्य वित्त निगम का कार्य क्या था? तो राज्य वित्त निगम का कार्य ये है कि वो उद्योगों को हर प्रकार से वित्त प्रदान करे ताकि उद्योगों का विकास हो सके। और जब उद्योगों का विकास होगा तो हमारी देश में उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा। अगर जो हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ इससे हमारी मांग की पूर्ति हो जाएगी और दूसरी तरफ उत्पादन जब बढ़ेगा तो हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। और जब हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। हमारे देश का क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला कि भारत में अनाधिकारिक संरचना क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की कीमत निर्धारण की नीति में निम्नलिखित में से किस मान का पालन किया जाना चाहिए? बच्चों वाला प्रश्न है, छोटा सा बच्चा भी इस प्रश्न का उत्तर करेगा, बशर्ते एक बार समझना पड़ेगा इस प्रश्न को, थोड़ा आराम से करिएगा। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे दो बातें आप लोग समझ लीजिएगा, दो बातें आप लोग समझिएगा। अगर जो सार्वजनिक उद्यम है अर्थात सरकार के द्वारा स्थापित किया गया उद्योग है, ठीक है, तो सरकार जो काम करती है वो किस लिए काम करती है? सरकार जो है हमारी देश की जो सरकार है, तो हमारी देश की जो सरकार है तो जब भी वो कोई योजना बनाएगी तो वो योजना इसीलिए तो बनाती है कि हमारे समाज को लाभ हो, हमारे समाज को लाभ हो, समाज को लाभ हो, ठीक है, समाज को लाभ हो। तो जब सरकार कोई योजना बनाएगी तो उससे समाज को लाभ होगा। और वहीं अगर जो कोई व्यक्तिगत फर्म है,
व्यक्तिगत फर्म है, कोई व्यक्तिगत फर्म है तो वो अपने लाभ को अधिकतम करेगी। व्यक्तिगत फर्म क्या करेगी? अपने लाभ को अधिकतम करेगी, वो अपने लाभ को अधिकतम करेगी, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने लाभ को अधिकतम करेगी। जैसे मान लीजिए कि मुकेश अंबानी है, धीरू भाई अंबानी है, तो ये लोग जो जो फर्म चलाते हैं, ये लोग जिस उद्योग में हैं, उस उद्योग में ये लोग क्या चाहते हैं कि इनका क्या हो, इनको लाभ ज्यादा हो। लेकिन जब सरकार सड़क का निर्माण करती है, सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करती है, तो सरकार ये देखती है कि भैया हमारे समाज के कल्याण में बेहतरी होना चाहिए, अर्थात समाज के लाभ में वृद्धि होनी चाहिए। सो क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना, कि कीमत निर्धारण नीति में लाभ प्राप्तकर्ता का आकार। सो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में अनाधिकारिक संरचना क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की कीमत निर्धारण की नीति में निम्नलिखित में से किस एक मानक का पालन किया जाना चाहिए? तो कीमत निर्धारण नीति में लाभ प्रदत्ता का आकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बताइए क्या उत्तर आ रहा है? कि भारत में विभिन्न प्रकार के बैंक संस्थान जैसे कि को स्थापित किए जाने के इनके स्थापित किए जाने का सही कालक्रम कौन सा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आरबीआई एक्ट कब आया था। आरबीआई एक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब आया था? आरबीआई एक्ट कब आया था? तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, ठीक है। और इसी आरबीआई एक्ट के प्रावधानानुसार आरबीआई की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1935 में। और फिर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हो जाता है? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो होता है वो 1949 में होता है। 1949 में होता है। तो ये तीन बातें तो आरबीआई से आपको याद रखना चाहिए। फिर अगर जो हम लोग एसबीआई की बात करें तो एसबीआई कब प्रकाश में आता है? तो एसबीआई आपका प्रकाश में आता है 1955 में। इंपीरियल बैंक को समाहित करके आता है, अर्थात एसबीआई की स्थापना हम कब कहेंगे? 1955 में। उसके बाद आरआरबी की स्थापना कब होती है? तो आरआरबी की स्थापना होती है 1975 में। 1975 में आरआरबी की स्थापना होती है। और नाबार्ड की स्थापना कब होती है? नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। तो क्या उत्तर आ रहा है? जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर 2, 1, 3, 4, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए, इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको थियरी पढ़नी बहुत जरूरी होती है ना, क्योंकि अगर जो एक बार क्रम से पढ़े हैं तो फिर गलतियां नहीं होगी, नहीं तो फिर हमेशा कंफ्यूजन में ही रह जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है, कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन और कारण, बताइए भाई क्या उत्तर आ रहा है? देखिए, भारतीय कृषि में उत्पादन और उपादान बाजार अंतःग्रथित है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? भारतीय कृषि में उत्पादन और उपादान बाजार अंतर्ग्रथित है। क्या ये बात सही है? अब देखिए, इसको आराम से समझिए ना थोड़ा सा, क्योंकि आप देखते हैं ना कि आलू प्याज साल में एक समय ऐसा आता है जब 10 रुपया पर किलो मिल जाता है, और वहीं आलू और प्याज साल में एक समय ऐसा भी आता है जब 60 रुपए से लेकर के 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता है। तो जब जिस समय अर्थव्यवस्था में आलू और प्याज ज्यादा होता है, अर्थात जितनी हमारी मांग है उससे ज्यादा हम उत्पादन कर लेते हैं, तो उसकी कीमत कम रहती है। लेकिन वही 6 महीने बाद जब सीजन ऑफ हो जाता है
तो ऐसी स्थिति में आलू और प्याज की कीमत बढ़ जाती है। तो बात तो ये भाई बिल्कुल ठीक है कि भारतीय कृषि में उत्पादन और उपादान बाजार अंतर्ग्रथित होते हैं, देयर इज नो डाउट। अगला, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था अत्यधिक रूप से बाजार प्रधान है। नहीं भैया, हमारे कितने सारे किसान हैं कि जो जिन फसलों का वो उत्पादन करते हैं ना, उन फसलों को बेचने के लिए उन्हें बाजार नहीं मिल पाता है। कितने सारे किसान हैं कि आलू प्याज का उत्पादन करते हैं लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिल पाता है और उनका आलू प्याज क्या हो जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर जी ए सही है, आर गलत है, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। इजी सी बात है। अगला अगला कि देश में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक G7 का अंग है? अच्छा, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं देख लूंगा। अगर जो कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको करेक्ट करा दूंगा। अगला है कि देश के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक G7 का अंग है? अब आपने पढ़ा ही होगा, G8 पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कई बार मैं बताया हूं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। G7 का गठन कब हुआ था, याद है कि भूल गए? G7 का जो गठन होता है वो कब होता है? G7 का जो गठन होता है वो 1975 में होता है। ठीक है, और इसमें एक देश और शामिल हो गया, रूस। कब शामिल हुआ? तो फिर इसे G8 के नाम से जाने लगा। रूस कब शामिल हुआ था इसमें? रूस कब शामिल हुआ था? तो रूस जो शामिल हुआ था वो 1997 में शामिल हुआ था। 1997 में शामिल हुआ था। ठीक है ना? तो G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, लेकिन 1997 में रूस के शामिल होने के कारण इसे G8 की संज्ञा दी गई। ठीक है, और G8 में कौन कौन से देश आते हैं? ठीक है, ठीक है, G8 में कौन कौन से देश आते हैं? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी। अमेरिका, कनाडा, लिख लीजिए, कॉपी पेन पास हो तो। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी। ये सब प्रश्न बार बार आपके सामने नहीं आते हैं, लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है पेपर में, है ना? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान एवं रूस। ठीक है, जापान और रूस। अब ये 8 देश हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर ठीक हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो निम्नलिखित में देश के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक G7 का अंग है? तो मैंने बोला तो कि अमेरिका है, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तो याद रखिएगा कि G7 की स्थापना कब हुई थी? तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, लेकिन 1997 में चल करके रूस शामिल हुआ, तब से इसे G8 के नाम से जाना जाने लगा। और G8 में अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जापान है और रूस है। ठीक है, तो लास्ट वाला कौन सा देश है? रूस, ये सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सांकेतिक नियोजन का सिद्धांत पहली बार कब अपनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के पेपर के दृष्टिकोण से। सांकेतिक नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम कब अपनाया गया और सांकेतिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, सांकेतिक नियोजन सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो सांकेतिक नियोजन सिद्धांत का उद्देश्य ये है कि अर्थव्यवस्था में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। ठीक है ना, कि अर्थव्यवस्था में निजी निवेश अर्थात निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, निजी
क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, तो सांकेतिक नियोजन का सिद्धांत पहली बार कब अपनाया गया था? तो सांकेतिक नियोजन की अवधारणा जो है वो पहली बार अपनाया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कब अपनाया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और सांकेतिक नियोजन का मतलब ये होता है कि सरकार का उद्देश्य ये है कि किस तरीके से निजी क्षेत्र अर्थात जो लोग भारत में निवास करते हैं, मतलब जिसका सरकार से कोई मतलब नहीं है, जो देश की जनता है, जनता किस तरीके से अपने निवेश को बढ़ाए और निजी क्षेत्रों का विकास हो सके, जिससे देश क्या हो सके? आत्मनिर्भर बन सके। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत के द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में योजना रणनीति का आधार कौन सा एक समृद्धि निदर्श था? ये तो बच्चों वाली बात है भाई, है ना। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर दिया है तो अब आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सर जी प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल पे आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। तो जब ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर दी तो क्या हो जाएगा? बी होगा ना, महालनोबिस द्वितीय द्विक्षेत्रीय निदर्श। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? टेक ऑफ स्टेज अर्थात गतिशीलता की अवस्था, अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मुद्रा की तटस्थता का निहितार्थ है कि मुद्रा पूर्ति में कमी की गई किसी वृद्धि से। थोड़ा आराम से करिएगा, थोड़ा आराम से करिएगा, ठीक है। अब देखिए आप अच्छे स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स के, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि मुद्रा अगर जो तटस्थ है तो इसका मतलब क्या हुआ? मुद्रा तटस्थ है तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई भी जाएगी ना तो अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि नहीं होगी, कीमत में वृद्धि नहीं होगी। हम यही ना कहते हैं कि अगर जो मुद्रा तटस्थ है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा तटस्थ है, सो इसका मतलब यह है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ भी जाती है तो उससे अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो हमें ये बताता है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से सबकी क्रय शक्ति बढ़ती है, सबकी क्रय शक्ति बढ़ती है तो सभी लोग मांग बढ़ाते हैं, और मांग के अनुसार अगर जो पूर्ति में वृद्धि नहीं होती है तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है। अमूमन इकोनॉमिक्स में तो हम लोग ये पढ़ते हैं मुद्रा के बारे में। लेकिन अगर जो मुद्रा तटस्थ है तो इसका मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई भी जा रही है तो उससे अर्थव्यवस्था में कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। सो इजी सी बात है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि मुद्रा की तटस्थता का निहितार्थ है कि मुद्रा पूर्ति में की गई वृद्धि किसी वृद्धि से कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। इजी सी बात है। अगला कि वह सिद्धांत जिसमें मुद्रा की लेन देन संबंधी मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है वो किसने प्रस्तुत किया? क्या खूबसूरत सा प्रश्न है, एक बार नहीं बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा ईमानदारी से और थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए, और जो लोग भी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं आप कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार। आपकी क्लास से आपके लिए भी ही मैं 2-2 घंटे की क्लास लेता हूँ, रोज क्लास लेता हूँ, तो यार आप नहीं लाइक करोगे, आप नहीं शेयर करोगे तो करेगा कौन? तो कम से कम लाइक तो कर दीजिए और क्या। और अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पे अगर जो आपने टोबिन को पढ़ा है तो टोबिन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बताइए। दो अर्थशास्त्री कौन कौन? चलिए पहले आप बताइए, ठीक है। तो देखिए बॉमेल और टोबिन के द्वारा ये बात कही गई थी, कि अर्थव्यवस्था में, ठीक है, मुद्रा का जो लेन देन होता है वो ब्याज की दर पे निर्भर करता है।
अर्थात अब इसका क्या मतलब हुआ कि जाहिर सी बात है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में ब्याज ज्यादा होगा, ठीक है, अगर जो आपको कोई ऋण देगा, है ना, अगर जो आप मुद्रा की मांग करेंगे, सॉरी, पहले इस तरीके से देखिए कि अगर जो अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर ज्यादा होगी, तो ब्याज की दर जब ज्यादा होगी तो आप क्या करेंगे, ऋण की कम मांग करेंगे कि नहीं करेंगे, अर्थात मुद्रा की कम मांग करेंगे, मुद्रा मांग कम करेंगे। बात ये भी ठीक है, और बात तो ये भी सही हो जाएगा ना कि अगर जो अर्थव्यवस्था में आप ऋण लेने जाएं और ब्याज की दर कम होगी, ब्याज की दर कम होगी, जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं 0% ब्याज पे लेके जाइए, तब ऐसी स्थिति में आप ऋण की मांग अर्थात मुद्रा की मांग ज्यादा करेंगे, मुद्रा की मांग ज्यादा करेंगे। तो यही बात जो कही गई थी वो बॉमेल और टोबिन के द्वारा कही गई थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि वह सिद्धांत जिसमें मुद्रा की लेन देन संबंधी मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है, इस सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इस सिद्धांत को बॉमेल और टोबिन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सूची वन को अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जो अमूमन आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं या जो आपके आंखों के सामने से गुजरता नहीं है। तो इस सेशन को एक दो बार जब क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाएगी तो भी आप एक दो बार इसको जरूर रिवाइज करिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन है ये। बताइए स्फीतिक अंतराल की बात किसने किया था, तो ये तो आपको पता ही होगा कि स्फीतिक अंतराल की बात केन साहब करते हैं, देयर इज नो डाउट, ठीक है ना। नगद संतुलन उपागम की बात कौन करता है, पीगू साहब करते हैं, देयर इज नो डाउट, ठीक है। त्वरक गुणक विश्लेषण हिग्स ने कहा था, बिल्कुल सही है। और विनिमय का जो समीकरण दिया गया था वो विनिमय का जो समीकरण दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, वो फीसर के द्वारा दिया गया था। विनिमय का समीकरण किसके द्वारा दिया गया था, फीसर के द्वारा दिया गया था। mv इज इक्वल टू पीटी की बात किसने की थी, तो फीसर ने की थी। तो ये मार्शल के द्वारा थोड़ी दिया गया था। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि यदि रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के पास तरल मुद्रा बढ़ाना चाहे तो उसे क्या करना होगा। खूबसूरत सा प्रश्न है। एक प्रश्न इस कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप इसे ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे द्वारा इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच वहां पे एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। एक बार अगर जो ठीक से थियरी पढ़ लेंगे तो दोबारा इकोनॉमिक्स में कहीं कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इकोनॉमिक्स के क्रम को ही नहीं समझ पाते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको कंप्लीट आपके सिलेबस के अनुसार थियरी पढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं। एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, सप्ताह में एक ही टेस्ट दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। लेकिन जब आप एक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें जितने भी प्रश्न है उसको एनालाइज करिए। जो प्रश्न गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं उसको देखिए, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे धीरे धीरे एक्यूरेसी बेहतर हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, करंट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स वहां पे मिल जाएगा, डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। या किसी भी इंक्वायरी के लिए अगर जो आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सब बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अब देखिए जो रिजर्व बैंक है ना वो क्या करता है कि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति न बहुत ज्यादा हो न बहुत कम हो। क्योंकि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी,
अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो इससे अर्थव्यवस्था में महंगाई आ जाएगी, अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ चला जाएगा, और ये दोनों कंडीशन अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि व्यापारिक बैंकों के पास तरल मुद्रा अगर जो बढ़ाना है, ठीक है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापारिक बैंकों के पास मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी है तो उसे खुले बाजार में बांडों को क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए। जब वो बांड को खरीदेगा तो मुद्रा को रिलीज करेगा, और जब मुद्रा को रिलीज करेगा तो वो मुद्रा अर्थव्यवस्था में जाएगी, और अर्थव्यवस्था में जाएगी तो इससे मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी, और ये अमूमन तब होता है जब अर्थव्यवस्था में मंदी देखने को मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ इससे क्या होगा, इससे और क्या होगा, बैंक अपने साख का विस्तार भी कर सकते हैं। इससे बैंक अपने साख का विस्तार भी कर पाएंगे, साख विस्तार भी कर पाएंगे, साख का विस्तार भी कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है तो ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या करेगा, बांडों को खरीदेगा, और अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को घटानी है तो वो बांड को क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है, बेचेगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत संबंधित है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, अब कई अर्थशास्त्रियों को आपको याद आना चाहिए, डाल्टन तो जरूर याद आने चाहिए। डाल्टन ने क्या कहा था, एक स्टेटमेंट में आप लोगों को बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट को भूल गए होंगे। डाल्टन ने क्या कहा था, बताइए कमेंट करके। डाल्टन ने एक बात कही थी, एक स्टेटमेंट दिया था, वो वाली बात मैं नहीं बोल रहा हूँ जहाँ सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर हो, वो वाली बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। डाल्टन का ये बात तो ठीक है, डाल्टन ने कहा था कि समाज का लाभ अधिकतम तब होगा जब सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर होगा। त्याग कौन करेगा, टैक्स पेयर, और लाभ कौन प्राप्त करेगा, जो सरकार की योजनाओं से बेनिफिट हो रहा है, सीमांत लाभ के बराबर होगा। ठीक है, ये बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय से संबंधित एक बात कही थी, वो स्टेटमेंट आप लोग लिख करके मुझे बताइए, मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ स्टेटमेंट। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग इस प्रश्न पे कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो अधिकतम सामाजिक लाभ तभी होगा ना कि जब सरकार टैक्स से, करारोपण से आय अर्जित करेगी। सरकार के पास अपना पैसा तो कुछ होता नहीं है, सरकार क्या करती है कि हमसे और आपसे टैक्स लेती है, और इसी पैसे को सरकार कल्याणकारी योजनाओं को व्यय करती है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे सरकार व्यय करती है कि नहीं करती है। तो समाज का लाभ अधिकतम तभी होगा जब सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर होगा। ये बात डाल्टन ने कहा था। त्याग कौन कर रहा है, जो कर को दे रहे हैं, टैक्स पेयर, और लाभ किसे प्राप्त हो रहा है, जिसके पास सरकार की योजनाएं जा रही हैं। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का संबंध करारोपण और सार्वजनिक व्यय दोनों से होगा। अगला प्रश्न, कोई बता नहीं रहा है, कोई नहीं बता रहे भाई, क्यों नहीं बता रहे हो भाई, स्टेटमेंट बताइए। आपसे मैं वो इस डाल्टन का स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, याद करो, सुनो मेरी बात सुनिए। किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होगी जब उस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होगी। ये स्टेटमेंट किसका है, डाल्टन का है। भूल गए क्या, भूले नहीं ना। किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या के संदर्भ में उन्होंने बताया था कि डाल्टन ने बोला था कि देखिए, किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह होगी जब उस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होगी। अगला प्रश्न कि करारोपण में न्याय को सर्वाधिक सुनिश्चित किया जाता है, किसके माध्यम से। करारोपण में न्याय को सर्वाधिक सुनिश्चित किया जाता है। तो देखिए, जब टैक्स लगाया जाता है तो हम ये देखते हैं कि सीमांत त्याग क्या हो, सबका बराबर हो। अर्थात देखते हैं ना कि जो अमीर व्यक्ति हैं, जैसे कपिल शर्मा है, अक्षय कुमार है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये 10-10 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ रुपए का भारत सरकार को टैक्स देते हैं। लेकिन अगर जो किसी गरीब व्यक्ति पे आप 10 करोड़ का टैक्स लगा देंगे तो क्या वो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो न्याय की दृष्टिकोण से
करारोपण सबसे ज्यादा न्याय की दृष्टि से करारोपण कैसा होना चाहिए, तो सबका सीमांत त्याग बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गरीब व्यक्ति के लिए 10 रुपए की वैल्यू अलग है, अमीर व्यक्ति के लिए 10 रुपए की वैल्यू अलग है ना। तो गरीब व्यक्ति से आप उतना टैक्स लीजिए जिसके त्याग से, गरीब व्यक्ति से आप उतना टैक्स लीजिए कि जब वो त्याग करे तो उसे जितना नुकसान महसूस हो, उसी तरीके से अमीर से भी आप उतना ही टैक्स लीजिए, उसी रेशियो में टैक्स लीजिए कि अमीर भी जब टैक्स दे तो उसे क्या हो, उतना ही त्याग महसूस हो सकता है कि एक अमीर व्यक्ति 10 करोड़ रुपए टैक्स दे करके, एक अमीर 10 करोड़ रुपए टैक्स दे रहा है और दूसरी तरफ एक गरीब 100 रुपए टैक्स दे रहा है, और उन दोनों का त्याग उनकी आय के स्तर पे समान हो, क्योंकि गरीब व्यक्ति बहुत कम पैसा कमा रहा है और जो 10 करोड़ दे रहा है वो 100 करोड़ रुपए कमा रहा है। तो यही करारोपण का सिद्धांत बताता है कि देखिए भैया, किसी भी देश में न्याय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत होगा टैक्स से संबंधित, वो होगा सीमांत त्याग का सिद्धांत। मतलब सबका त्याग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि टोबिन कर है, टोबिन कर किससे संबंधित है? क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? और देखो भाई, जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो त्याग करना सीखिए। जिंदगी में सक्सेस होना है, कुछ प्राप्त करना है, जिंदगी में कुछ करना है, देन आपको त्याग करने आना चाहिए। किस चीज का त्याग करने आना चाहिए? त्याग करने आना चाहिए कि भैया घूमना नहीं है, मोबाइल नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम नहीं देखना है, फेसबुक नहीं देखना है, स्टेटस नहीं देखना है, स्टेटस बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग तो हैं कि हर 3 सेकंड पे, हर 2 मिनट पे मोबाइल को टच करते हैं कि फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप देख लें, और 10 साल फेसबुक चलाते हुए हो गया, लेकिन 10 साल में फेसबुक पे किसी एक व्यक्ति का मैसेज नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी इंसान क्या करता है कि एक दिन में सैकड़ों बार फेसबुक को खोलता है। तो इस प्रकार के एडिक्शन से बचना है, यही आपका त्याग होगा। सोना थोड़ा सा कम है, रूटीन को थोड़ा बेहतर बना लीजिए, सुबह उठ जाइए, है ना, सुबह 2-4 घंटे पढ़ लीजिए, शाम को 2-4 घंटे पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इसको फॉलो करिए, 2-4-6 महीने साल भर फॉलो करिए। जिंदगी में एक बार जब सफलता मिल जाएगी ना, तो क्या होगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, है कि नहीं है? तो त्याग करने आना चाहिए। अगर आपकी मांग है कि आप सफल हो जाएं, तो आपको पूर्ति भी करनी पड़ेगी। किस बात की? कि भैया आलस्य को त्यागना है, बिना आलस्य त्यागे कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये कंपटीशन है। यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं जो पागल होके पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं बच्चों से आपका कंपटीशन है ना। अगला प्रश्न कि टोबिन कर क्या है? तो टोबिन कर की बात करें, टोबिन टैक्स की बात करें, तो ये अवधारणा कब आई थी? 1971 में आई थी। टोबिन कर की बात करें तो ये 1971 में आई थी, और टोबिन कर ये बताता है कि विदेशी विनिमय दर के उच्चावचनों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मुद्रा के किसी दूसरी मुद्रा में बदलते समय एक अल्प दर से करारोपण की सिफारिश उन्होंने कही थी कि देखिए भैया, बहुत ज्यादा मुद्रा में उतार चढ़ाव ना हो, इसके लिए मुद्रा के किसी दूसरी मुद्रा में बदलने के लिए एक अल्प दर से करारोपण होना चाहिए, और इसे ही उन्होंने क्या कहा था? टोबिन टैक्स कहा था। तो जितने लोग भी आपसे नंबर सी बोल रहे हैं, विदेशी विनिमय के लेन देन पर कर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, देखिए एक बात समझिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप एक समय डिसाइड कर लीजिए कि हमको आधे घंटे चलाना है मोबाइल, हमको 1 घंटे चलाना है, हमको 2 घंटे चलाना है। आप 2 घंटे खूब चलाइए मोबाइल, लेकिन एक समय निश्चित कर लीजिए कि इस समय से इस समय हम चलाएंगे। अब ये नहीं कि पढ़ रहे हैं तब तक नोटिफिकेशन बजा तो उधर भी देखने लगे, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं तो भी मोबाइल देखने लगे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि अराउंड द क्लॉक आप अपने फोन को चेक करते रहें, अराउंड द क्लॉक अपने आप को, अपने फोन को आप चेक करें, ये ठीक नहीं है। आप खूब चलाइए, फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए, लेकिन एक तय समय पे चलाइए, है ना।
अराउंड द क्लॉक नहीं होना चाहिए, बस कहने का मतलब ये है। अगला प्रश्न है, अब देखिए इस प्रश्न को जो सही सॉल्व करेगा ना वो कंपटीशन में हजारों छात्रों से आगे चला जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन ये प्रश्न बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। मैं एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जिंदगी में कभी दोबारा आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए कि मान लीजिए कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किग्रा है, प्रथम 5 व्यक्तियों के वजन का औसत 45 किग्रा है, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों के वजन का औसत 55 किग्रा है, 55 किलोग्राम है। तो पांचवें व्यक्ति का वजन क्या होगा? अब अगर जो किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किया होगा, जैसे एसएससी रेलवे टाइप की परीक्षा का किया होगा, तो इस प्रश्न को कर पाएगा। अब देखिए 9 व्यक्तियों का औसत वजन ये कितना दे रहा है? 9 व्यक्तियों का औसत वजन ये 50 किलो दे रहा है, ठीक है, 50 किलो दे रहा है। तो कुल वजन कितना हो जाएगा? कुल वजन, इसका कुल वजन निकालिए, कुल वजन कितना हो जाएगा? तो 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा? 9 गुणे 50, 9 बचे 45, तो कुल वजन कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 450 केजी हो जाएगा, 450 केजी हो जाएगा। अब प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन, अब देखिए अब ये क्या कह रहा है कि प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 है। तो अब फर्स्ट 5 व्यक्तियों का, प्रथम 5 व्यक्ति का वजन देख लीजिए, प्रथम 5 व्यक्तियों का वजन कितना है? 45 है। तो 5 गुणा 45, 5 गुणा 45 कितना हो जाएगा? 225 केजी हो जाएगा, 225 केजी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 225 केजी हो जाएगा। अब तो आपने कुल वजन निकाल लिया, प्रथम 5 व्यक्तियों का वजन निकाल लिया। अब अंतिम 5 व्यक्तियों का वजन निकाल लीजिए, अंतिम 5 व्यक्ति का वजन, 5 व्यक्ति का वजन आप निकाल लीजिए। तो अंतिम 5 व्यक्ति, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का वजन कितना है? 55 किलो है, 55 किलो है। तो 5 गुणे 55, तो कुल वजन कितना हो जाएगा? अंतिम 5 व्यक्तियों का कुल वजन कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा ना, 275 केजी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब आप यहां से निकाल सकते हैं कि प्रथम 5 व अंतिम 5 व्यक्तियों का कुल वजन क्या होगा। तो देखिए अंतिम 5 व्यक्तियों का वजन निकाल लिए और प्रथम 5 व्यक्तियों का वजन निकाल लिए। तो प्रथम 5 व्यक्ति और अंतिम 5 व्यक्ति, प्रथम प्लस अंतिम 5 व्यक्तियों का वजन कितना हो जा रहा है? अंतिम, ये कितना हो गया भैया? ये 225 आया है ना, तो 225 और प्लस 275, 225 और प्लस 275 कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा ना, 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और पांचवें व्यक्ति का आपको वजन अगर जो निकालना है, तो पांचवें व्यक्ति का वजन आपको जब निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 750, सॉरी, कुल वजन कितना है? कुल वजन कितना है? कुल वजन 450 है ना, तो कुल वजन में से आप निकाल दीजिए, तो 500 और माइनस 450, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 50 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा स्टॉक की वृद्धि दर में वृद्धि से क्या होगा? चलिए भाई फ्रीडमैन साहब आ गए, फ्रीडमैन साहब आ गए, फ्रीडमैन साहब आ गए भाई, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर जो आप इस प्रकार के सेशन को देख रहे हैं ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि आपके पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर जो आप नहीं देखेंगे क्लासेस को, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में लगेगा कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस सब आ गया, ठीक है ना। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक, तो अगर जो आपने फ्रीडमैन को पढ़ा होगा, तो फ्रीडमैन ने क्या कहा था? फ्रीडमैन ने कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्टॉक बढ़ेगा, अर्थात अर्थव्यवस्था में अगर जो मुद्रा बढ़ेगा, तो पहले औस्फीति ब्याज दर घटेगा, ठीक है, पहले औस्फीति ब्याज दर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, ब्याज दर में कमी आएगी और स्फीति एवं उत्पादन में वृद्धि होगा। स्फीति
अर्थात कीमतें बढ़ेगी, स्फीति अर्थात कीमत बढ़ेगी और स्फीति बढ़ेगी, इसका मतलब कि उत्पादन में वृद्धि होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा। परंतु अंततः स्फीति की दर और ब्याज की दर दोनों में वृद्धि देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। इजी सी बात उन्होंने कही थी कि देखिए भैया, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी ना, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से सबके पास पैसा आएगा। अब बहुत सारे लोग को नहीं पता है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो सबके पास पैसा कैसे आएगा। तो सोचिए, एक जमाना हुआ करता था कि जब एक ही कपड़े को लोग 10-10 साल 20-20 साल तक पहनते थे, है कि नहीं है। लेकिन अब कोई पहनता है नहीं पहनता है, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा पैसा नहीं था, है ना। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए कि सरकार अगर जो 50,000 करोड़ रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था में डाल रहा है, तो 50,000 करोड़ आएगा तो किसी एक व्यक्ति के जेब में थोड़ी वो रह जाएगा। धीरे धीरे वो कुछ टेक्नोलॉजी को वो व्यक्ति खरीदे, एक व्यक्ति के पास भी चला जाएगा तो वो कभी टेक्नोलॉजी को खरीदेगा, कुछ श्रमिकों को देगा, तो धीरे धीरे ये पूरा 50,000 करोड़ क्या होगा, अर्थव्यवस्था में वितरित हो जाएगा। और वितरित हो जाएगा तो मुद्रा की पूर्ति जब बढ़ेगी तो सबके पास पैसा आएगा, सबके पास पैसा आएगा तो लोग ऋण की मांग क्यों करेंगे, ऋण की मांग नहीं करेंगे तो ब्याज की दर कम होगी, ब्याज की दर कम होगी तो जाहिर सी बात है कि अब मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में ज्यादा है, लोगों की इनकम ज्यादा है, तो इनकम ज्यादा है तो लोग मांग ज्यादा करेंगे, मांग ज्यादा करेंगे तो मुद्रास्फीति आएगी, मुद्रास्फीति आएगी तो इससे क्या होगा, उत्पादन में भी तो वृद्धि हो रहा है। तो बात तो ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि पहले अस्फीति ब्याज दर घटेगी और स्फीति तथा उत्पादन वृद्धि दरें बढ़ेंगी, पर अंततः स्फीति दर तथा ब्याज दर की वास्तविक दर दोनों बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए मैं बोलता हूं कि आप थियरी जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग विक्सेल हो गए, चाहे स्लस्टकी साहब हो गए, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का नाम भी नहीं जानते। तो ये कब आप जानेंगे, तभी जानेंगे जब आप पूरी थियरी को पढ़ेंगे, एक एक चीजों को पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। क्या उत्तर आ रहा है? कि यदि विक्सेल का बाजार ब्याज दर प्राकृतिक ब्याज दर से अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी। खूबसूरत सा प्रश्न है। अब यहाँ पे विक्सेल साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था, याद है कि भूल गए? ऋण देय कोष सिद्धांत, ऋण देय कोष सिद्धांत, यही सिद्धांत तो इन्होंने दिया था ना विक्सेल साहब ने, और इसी सिद्धांत में इन सारी बातों की चर्चा उन्होंने किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? ठीक है, ठीक है। जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए भैया, ब्याज दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और पूर्ति के शक्तियों के आधार पर होती है। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि ब्याज निर्धारण मुद्रा के मांग व पूर्ति के शक्तियों के आधार पर होता है। ब्याज दर का निर्धारण, अर्थव्यवस्था में जब ब्याज दर का निर्धारण होता है तो मुद्रा मांग और पूर्ति के आधार पे होता है, मुद्रा की मांग व पूर्ति के आधार पे होता है। क्यों होता है? अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग ज्यादा होगी तो ब्याज दर ज्यादा होगा, और अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग कम होगी तो ब्याज दर कम होगा। इजी सी बात है। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? तो देखिए, संचयी मुद्रास्फीति होगी नहीं भैया, इसकी बात नहीं करते हैं। संचयी अस्फीति होगी, बात बिल्कुल ठीक है। से का नियम लागू नहीं होगा, हाँ ये बात उन्होंने कही थी कि पूर्ति अपने मांग का सृजन नहीं करेगी, ये बात सही है। निवेश से बचत अधिक हो जाएगी तथा इन दोनों के बीच अंतराल निवल मुद्रा जमाखोरी को निरूपित करता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप देखिए, मैं इसको 1-2 लाइन में 3 लाइन में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, जितना डिस्क्राइब हो सकता है उतना डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी लगी हुई है। इस पूरी थियरी को आपको पढ़नी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी अगला है कि केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को न्यूनतम वैधानिक रिजर्व अनुपात कब बढ़ाता है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए। चलिए मंजुला शर्मा जी,
पारुल जी ठीक है, प्रीति गुप्ता जी, सर्वेश कुमार जी, राजन सिंह जी, रिंकू जी, राकेश जी, नौसाद अली जी, अक्षय जी, सुनीता शर्मा जी, सुनीता गुप्ता जी, विकी जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अब इजी सी बात है, इस प्रश्न का उत्तर मुझे बता दीजिए कि देखिए क्या कह रहा है कि केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों का न्यूनतम वैधानिक रिजर्व अनुपात कब बढ़ाता है। तो ये कब बढ़ाता है, ये तभी बढ़ाता है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कम करना होता है, मुद्रा की पूर्ति को कम करना होता है तभी बढ़ाता है, ताकि बैंक वाणिज्यिक बैंक साख का सृजन ज्यादा न कर पाए। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है ये। देखिए केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों का न्यूनतम वैधानिक रिजर्व अनुपात कब बढ़ाता है, तो जब केंद्रीय बैंक को ऐसा लगता है कि वाणिज्यिक बैंक साख का सृजन ज्यादा कर रही है और मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में ज्यादा बढ़ रही है और मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में महंगाई अर्थात मुद्रास्फीति आ रही है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक क्या करता है कि न्यूनतम वैधानिक रिजर्व अनुपात को बढ़ाता है ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो सके। अर्थव्यवस्था में क्या हो सके, मुद्रा की पूर्ति कम हो सके। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो जाहिर सी बात है कि बैंक क्या कर पाएंगे, साख का सृजन कम कर पाएंगे, साख सृजन कम कर पाएंगे। और जब साख सृजन कम कर पाएंगे तो क्या क्या होगा आप मुझे बता दीजिएगा। तो अर्थव्यवस्था जब स्फीति का अनुभव करती है तभी तो आरबीआई कहता है कि हमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घटानी है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि केंद्रीय बैंक का कार्य क्या है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को संतुलित रखना, क्योंकि अगर जो मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, इससे अर्थव्यवस्था में महंगाई आ जाती है अर्थात मुद्रास्फीति आ जाती है। और वहीं अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है कि बहुत सारे हथकंडे अपनाता है, उसमें से एक न्यूनतम वैधानिक रिजर्व अनुपात है। न्यूनतम वैधानिक रिजर्व अनुपात क्या होता है कि जो बैंक होता है उसको कुल जमा का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है। तो अगर जो आरबीआई अपने न्यूनतम वैधानिक अनुपात को बढ़ाएगा तो इससे अर्थव्यवस्था से मुद्रा का प्रवाह आरबीआई के पास चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम होगी, मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो साख का सृजन कम होगा। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है और जब केंद्रीय बैंक ऋण घटाने का ध्येय रखता है, बात ये भी ठीक है, ऋण घटाने का ध्येय रखता है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला कि एक केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण हेतु निम्न विधियों का प्रयोग करता है। ये तो एक प्रश्न यहाँ से आता है, आपको पता होना चाहिए कि साख पे नियंत्रण दो विधियों से होता है, एक होता है मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। एक मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, केंद्रीय बैंक साख पे नियंत्रण दो विधियों से करता है, एक मात्रात्मक, ठीक है, और दूसरा गुणात्मक। मात्रात्मक के अंतर्गत क्या आता है और गुणात्मक के अंतर्गत क्या आता है, तो मात्रात्मक के अंतर्गत बैंक दर आता है, बैंक दर, ठीक है, और क्या आता है, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है, और क्या आता है, एसएलआर आता है, एसएलआर आता है, उसके बाद क्या आता है, सीआरआर आता है, फिर रेपो आता है, रेपो आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, ये सब आता है। और गुणात्मक के अंतर्गत मार्जिन निर्धारण आता है, मार्जिन निर्धारण, मार्जिन निर्धारण। कोई भी इकोनॉमिक्स का पेपर उठाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट से एक प्रश्न बनता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही आता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही, और उसके बाद एक और आता है नैतिक दबाव, नैतिक दबाव, नैतिक दबाव। तो बताइए कौन कौन सी बातें ठीक है। तो जितने लोग भी कह रहे हैं सर बैंक दर नीति, ये बात सही है, खुले बाजार में खरीद, ये भी सही है, और वलित रिजर्व अनुपात, बात ये भी ठीक है,
अतिरिक्त आवश्यकता राशि का निश्चितीकरण, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो जितने लोग, चूंकि ये क्या पूछ रहा है कि मात्रात्मक विधियां मानी जाती है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। जब भी आप पेपर देने बैठिएगा तो ये नीचे वाला जो टर्म है जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीचे वाले टर्म को नहीं पढ़ पाते हैं। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि हितैषी स्फीति पद क्या बताता है। हितैषी स्फीति क्या होता है बताइए, हितैषी स्फीति क्या होता है। तो हितैषी स्फीति, हितैषी स्फीति जैसे आपने अगर जो कभी सुना होगा, हमने भी कई बार बताया है कि अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत मुद्रा स्फीति जरूरी होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत मध्यम गति से जो महंगाई होती है वो बढ़नी चाहिए। और अगर जो मध्यम गति से महंगाई बढ़ रही है तो इसका मतलब यही होता है कि अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि हो रही है, और मांग बढ़ रही है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में उत्पादन का भी स्तर बढ़ रहा है। तो जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश क्या करेगा, आर्थिक विकास करेगा। हमारा देश क्या करेगा, आर्थिक विकास करेगा। और जब हमारा देश आर्थिक विकास करेगा तो हम कहेंगे कि इस प्रकार की स्थिति हितैषी स्थिति होती है, अर्थात इससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। तो हम लोग बार बार बात करते हैं ना कि यार अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत महंगाई भी जरूरी होता है, क्योंकि जब थोड़ा बहुत महंगाई होता है तो ये बात इंडिकेट होता है कि अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसा है, लोग मांग कर रहे हैं। और जब मांग होगा तो उत्पादन होगा, जब उत्पादन होगा तो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, मानव कल्याण में बेहतरी आएगा और उससे देश का आर्थिक विकास होगा। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, खूबसूरत सा प्रश्न है कि निर्धनता अंतराल क्या होता है। कई बार ये प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है और सभी लोग निर्धनता अंतराल का फार्मूला लिख करके मुझे बताइएगा, कई बार ये पूछा गया है। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे एक रणनीति के तहत सभी कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अलग अलग बैच है, कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर और करेंट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। बस 1.5-2 घंटे आप मुझे एप्लीकेशन पे, 1.5-2 घंटे आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि यार प्रश्न कहाँ से बनेगा, इतने सारे माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़े, प्रश्न कहाँ से बनेगा, सब कुछ कवर हो जाएगा बहुत ही कम समय में, बशर्ते आप ईमानदारी से पढ़िए। 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे पढ़िए, बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स वहां पे आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर जो आपको केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, केवल नोट्स चाहिए, ठीक है, तो वो भी सारी चीजें मिल जाएंगी। क्या उत्तर आ रहा है? निर्धनता अंतराल का फार्मूला कोई बताएगा मुझे? नहीं बताएगा क्या? ठीक है, तो गरीबी रेखा से नीचे कुल आबादी, गरीबी रेखा से नीचे कुल आबादी, कुल आबादी अपान उस देश की कुल जनसंख्या। और जो मैं करा रहा हूं ना, जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूं, ये सब डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में मिलते हैं, क्योंकि भाई यही सब लेवल है ना, इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निश्चिंत रहिए, सब कुछ आपको डायरेक्ट भी देखने को मिलेगा, बशर्ते आप मेरी 100 क्लास यहाँ पे करिए, 100 क्लास आप यूट्यूब की कर लीजिए, आप 200 क्लास एप्लीकेशन की कर लीजिए, मोर देन सफिशियंट होगा। बशर्ते इसको रिवीजन भी करना है, बार बार पढ़ना भी है। ये नहीं कि मैं बोल दिया 100 यहाँ कर लीजिए, 200 वहां कर लीजिए, हो जाएगा काम, लेकिन रिवीजन भी तो करना है ना, जो आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान में भी तो रखना है ना। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि निर्धनता रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर
स्तर के अंतर का योग होता है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर सही है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो बात याद रखिएगा कि निर्धनता अंतराल क्या है। तो निर्धनता रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के अंतर का ये योग होता है। तो जितने लोग भी ए कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। पूंजी सघनीकरण कब रुकता है? कब रुकता है? पूंजी सघनीकरण कब रुकता है, ये आपको बताना है। क्या उत्तर होगा? पूंजी सघनीकरण कब रुकता है? और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूंजी सघनीकरण का मतलब क्या होता है। तो पूंजी सघनीकरण से तात्पर्य उत्पादन के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत पहले से अधिक पूंजी आगत का प्रयोग से। मतलब जितना आप पहले पूंजी किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जितना पहले आप पूंजी लगा रहे थे उससे ज्यादा अगर जो आप उत्पादन करने के लिए पूंजी लगा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूंजी सघनीकरण बोलेंगे। और पूंजी सघनीकरण कब रुकेगा अर्थात ये कब कम होगा? तो ये तब कम होगा ना भैया जब पूंजी के प्रतिफल की ब्याज की दर वास्तविक दर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अर्थात अब यहाँ पे आप क्या कर पाएंगे कि पूंजी की मात्रा को और ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक बेरोजगारी दर है? कौन सी बेरोजगारी दर है? अब आपको बेरोजगारी दर का फार्मूला पता होना चाहिए। बेरोजगारी दर का फार्मूला क्या होता है लिख करके बताइए। चलिए बताइए। सुनीता शर्मा जी, रिंकू जी, संध्या पांडे जी, राजन सिंह जी, नौशाद अली जी, मंजुला शर्मा जी, प्रीति गुप्ता जी, ठीक है, कुमारी जानवी जी, विकी जी, अक्षय गौरी जी, अंगराज मिश्रा जी, सर्वेश कुमार जी, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। बेरोजगारी की दर इज इक्वल टू क्या होती है? बेरोजगारों की संख्या अपन कुल जनसंख्या। बेरोजगारों की संख्या अपान कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या यही तो होता है ना। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन एक बेरोजगारी की दर है? तो बेरोजगारी की दर क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेरोजगारी क्या होता है। बेरोजगारी क्या होता है? तो देखिए बेरोजगार व्यक्ति का मतलब ये होता है, बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि प्रचलित मजदूरी दर पे आप कार्य करने के लिए तैयार हैं लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेरोजगारी बोलेंगे। जैसे इतने सारे लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोगों को है ना कि भैया सरकार की जो प्रचलित मजदूरी है, सरकार जो शिक्षकों को सैलरी देती है, अगर जो उतना सैलरी मिलेगा तो हम सरकार के लिए काम करेंगे, हम टीचिंग करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? बेरोजगारी ही तो बोलेंगे ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, अब देखिए फिर गलती हो रही है। ये जितने लोग भी बोल रहे हैं ना, मैं क्या आपको बताऊं, फिर 14 वर्ष वाला और 60 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट भूल गए क्या? जो 14 वर्ष के नीचे के बच्चे होते हैं उनको बेरोजगार नहीं माना जाएगा क्योंकि वो सभी प्रकार के कार्य नहीं कर पाएंगे। 14 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं उनको हम बेरोजगार थोड़ी मानेंगे, और जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको हम बेरोजगार थोड़ी मानेंगे। हम लोग अपनी कार्यशील जनसंख्या को देखते हैं ना, अर्थात 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के लोगों को देखते हैं ना, तो कुल कार्य शक्ति में बेरोजगारों का प्रतिशत होगा ना सर। सो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर ए क्यों बोल रहे हैं भाई? कार्यशील जनसंख्या में होती है ना, 14 वर्ष से जो नीचे होते हैं उनको हम थोड़ी बेरोजगार कहते हैं।
या जो 60 वर्ष से ऊपर होते हैं उनको हम थोड़ी बेरोजगार बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चली थी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? क्या उत्तर आ रहा है? आज के सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बताइए मुझे कमेंट करके। मजा आ रहा है? बताइए कमेंट करके। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो इसका लक्ष्य क्या था? समावेशी विकास। समावेशी विकास, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है कि सभी क्षेत्रों का विकास किया जाए, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, परिवहन का, हमको आत्मनिर्भर भी बनना है, मतलब अर्थव्यवस्था में सभी पहलुओं का विकास किया जाए। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास करना, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? उच्चतर समावेशी विकास करना। 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। क्या उत्तर आ रहा है? देखिए, कुल श्रम शक्ति एवं कार्य शक्ति। देखिए, हमेशा इकोनॉमिक्स में ना आप कार्यशील जनसंख्या को पढ़ते हैं, है ना। आप हमेशा कार्यशील जनसंख्या को पढ़ते हैं। कुल श्रम शक्ति आप कहाँ पढ़ते हैं बताइए? हमेशा कार्यशील जनसंख्या की बात होती है ना। तो कभी कभी पेपर में पता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप इकोनॉमिक्स में कार्यशील जनसंख्या को पढ़ते हैं, है ना। कुल श्रम शक्ति आप कहाँ पढ़ते हैं? और जहां पढ़ते हैं वहां कंडीशन के हिसाब से पढ़ते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें जीडीपी की जो विकास दर रखी गई थी वो 9% प्रति वर्ष रखी गई थी। पूंजी उत्पादन पर 4 संबंधी 1 रखा गया था, लेकिन कुल सार्वजनिक क्षेत्रक में ऊपरी व्यय में राज्यों का हिस्सा केंद्र के हिस्से से अधिक हो, ये बात नहीं कही गई थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋण संकुचन होगा जब। ऋण संकुचन क्या होगा? ऋण संकुचन ऋण संकुचन कब होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऋण संकुचन का मतलब क्या होता है? ऋण संकुचन का मतलब ये होता है, देखिए 2 बातें होती है, एक ऋण संकुचन होता है, एक ऋण विस्तार होता है। ऋण विस्तार, ठीक है। तो ऋण संकुचन का मतलब ये होता है कि आप लोगों को कम ऋण दें, ठीक है। ऋण संकुचन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को कम ऋण दें। तो कम ऋण देने के लिए आप क्या करेंगे कि ब्याज दर को बढ़ा देंगे। अगर जो ब्याज दर बढ़ जाएगा, ब्याज दर अगर जो बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोग कम ऋण ले पाएंगे। ब्याज दर ज्यादा होगा तो लोग कम ऋण की मांग करेंगे, इजी सी बात है। पहली बात ये भी ठीक हो जाएगी। तो ये तो होता है आपका ऋण संकुचन अर्थात ऑप्शन नंबर बी। और ऋण का विस्तार का मतलब ये होगा, ऋण अगर जो हम कहें कि ऋण विस्तार क्या होता है, तो ऋण के विस्तार का मतलब ये हो जाएगा, दूसरा भी ये भी बात समझ लीजिएगा कि ऋण के विस्तार का मतलब कि हम ब्याज दर को कम कर देते हैं। जब ब्याज दर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप ऋण की मांग को बढ़ा देंगे, तो इसे हम लोग ऋण का विस्तार बोलते हैं। तो ये दोनों बातें समझिएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा की तटस्थता पद का अर्थ है। अभी तो हम लोग कुछ देर पहले किए थे, ठीक है। ठीक है, तो मुद्रा की तटस्थता का मतलब ये होता है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि भी होती है तो उसके बावजूद भी कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ता है, उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ता है, रोजगार पे कोई असर नहीं पड़ता है। अर्थात मुद्रा की मात्रा के परिवर्तनों को अस्त व्यस्त कर देने वाले प्रभाव को महत्वपूर्ण आर्थिक चरों जैसे आय, उत्पादन एवं रोजगार से हटा लेना है, ठीक है। अर्थात
आय, उत्पादन और रोजगार पे कोई असर ना पड़े। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अग्रणी बैंक की अभिकल्पना किस लिए की गई? अग्रणी बैंक अग्रणी बैंक किस समिति से संबंधित है? कोई कमेंट करके बताएगा मुझे। अग्रणी बैंक की अभिकल्पना किस लिए की गई भाई? देखिए 8:30 हुआ नहीं, तब तक कितने सारे बच्चे क्लास छोड़ के चले गए। उनको लग रहा है कि सर जी 8:30 बजे तक क्लास लेते हैं, अब क्लास का समय खत्म हो गया। तो जो खत्म हो गया, जो चला गया, उसको थोड़ी ये प्रश्न आएगा, जो है उसी को आएगा। और जब आप पेपर में बैठेंगे और आपने इस पेपर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनसे आप बेहतर करेंगे, है ना। तो सेशन को पूरा देखा करिए। अग्रणी बैंक योजना, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि अग्रणी बैंक की योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक बैंक खोला गया, और इस बैंक का कार्य क्या था? इस बैंक का कार्य ये था कि जो अन्य प्रकार की जो बैंकें हैं उस पर ये निगरानी रखे कि वो किसानों को ऋण ठीक से दे रही है कि नहीं दे रही है। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि एक विशिष्ट जिले में एक बैंक द्वारा संकेंद्रित प्रयास करने के लिए अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक बैंक खोला गया, है ना। अगला, आज का सेशन थोड़ा सा कठिन है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत समस्या हो रही हो आप लोगों को, बट कोई बात नहीं है यार। ये देखिए बच्चों वाला प्रश्न आ गया, ये बच्चों वाला प्रश्न आ गया। उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा किसने दिया था? तो उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा मार्शल ने दिया था। उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम ड्यूपिट ने विकसित किया था, है ना। उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम ड्यूपिट, बार बार पूछा जाता है कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? ड्यूपिट ने दिया था। विकसित किसने किया था? मार्शल ने किया था। उपभोक्ता का अतिरेक क्या होता है? तो किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य आप देने को तैयार हैं और वास्तविक रूप में जो मूल्य आप दे रहे हैं, उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत होता है। जैसे मैं आपसे बताता हूँ कि भैया अगर जो आपको एक एलजी का फ्रिज लेना है और आप घर से देख के गए हैं कि एलजी का फ्रिज हमें 40,000 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन आप जब एलजी के शोरूम जाते हैं तो वहां पे आपको वो फ्रिज 35,000 रुपए में मिल जा रहा है। इसका मतलब कि आपकी बचत कितने की हो गई? 5,000 रुपए की हो गई। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पर पुनः आरंभ की गई? क्या उत्तर होगा? पंचायती राज प्रणाली, ये खूबसूरत सा प्रश्न। और देखिए जिंदगी में मेहनत जो होता है ना, वो कभी बेकार नहीं जाता है। आज नहीं तो कल जो मेहनती है उसको मंच मिलेगा, और जिस दिन मंच मिलेगा वो इतना बड़ा करेगा कि वो अभी इस बात को सोच भी नहीं पा रहा है कि वो कितना बड़ा जीवन में कर सकता है ना। तो मुझे भी पता है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके भी दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती होंगी, बट कोई नहीं यार, कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है, ये फेज भी जिंदगी से निकल जाएगा। लेकिन जो आपकी मेहनत है ना, वो जिंदगी का बेस्ट आउटकम आपको देगा, जो ये आपको जिंदगी में हर कठिनाइयों से दूर कर देगा। जो लोग नहीं पढ़ते वो लोग क्या करते हैं? कभी इनकी बात करते हैं, कभी उनकी बात करते हैं, उनको समाज से शिकायत होती है, उनको अन्य लोगों से शिकायत होती है। लेकिन अगर जो आप पढ़ाई में मस्त है, पढ़ाई में व्यस्त है, तो इससे खूबसूरत जिंदगी में क्या हो सकता है ना। और ये आपको आउटकम देने वाला है, आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाला है। आज के समय में किसी से 500 रुपए आप उधार मांग के देख लीजिए, 1,000 रुपए उधार मांग के देख लीजिए, रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन आप अपनी मेहनत से लाखों रुपए महीने में कमा सकते हैं। एक महीने की सैलरी आपकी लाखों रुपए होगी, है ना। तो समाज क्या है? समाज कुछ भी नहीं। अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को बेहतर रखिए, और क्या, दैट्स इट। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पर पुनः आरंभ की गई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, सभी लोगों का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी कब गठित की गई थी? तो 1957, सही बोल रहा हूं? थोड़ा सा
हमारी मेमोरी स्किप कर रही है, अगर जो गलत होगा तो बता दीजिएगा। 1957, ठीक है ना। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पे पुनः आरंभ की गई? तो बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला, जब दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य हो तो ये वस्तुएं कही जाती हैं। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा बताइए। अब देखिए, यहाँ से 4 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर जब दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य हो, मूल्य की आड़ी लोच शून्य हो, तो वो वस्तु स्वतंत्र होगी। जैसे स्वतंत्र वस्तु क्या होगी कि आपको कपड़े की भी जरूरत है और आपको भूख भी लगी है। तो भूख और कपड़ा एक दूसरे से संबंधित है क्या? कपड़े का मतलब क्या होता है कि वो आपकी शरीर को ढकता है, और भूख क्या, और भोजन क्या होता है, वो आपकी भूख को खत्म करता है। तो स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच शून्य होती है। फिर आपको याद आना चाहिए, स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में, स्थापन वस्तु के संदर्भ में, स्थापन वस्तु क्या होता है? स्थापन वस्तु जो एक दूसरे की जगह पे प्रयोग किया जाए, जैसे कॉफी और चाय, कॉफी और चाय। तो चाय और कॉफी के संबंध में, तो अगर जो मान लीजिए कि चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है, चाय की कीमत बढ़ रही है, तो लोग चाय की मांग को कम कर देंगे, और सॉरी, अगर जो कॉफी की कीमत में वृद्धि हो रही है तो लोग कॉफी की मांग को कम कर देंगे और चाय की मांग को बढ़ा देंगे। तो ऐसी स्थिति में स्थापन वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है? धनात्मक होती है। पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में क्या होती है कि पूरक वस्तु जैसे क्या हो गया, कार और पेट्रोल। तो अगर जो कार की कीमतों में वृद्धि होती है, कार की कीमत अगर जो बढ़ती है, मान लीजिए कार की कीमत बढ़ रही है, तो कार की कीमत बढ़ेगी तो लोग कार खरीदेंगे नहीं, कार खरीदेंगे नहीं तो लोग पेट्रोल की मांग क्यों करेंगे, पेट्रोल की मांग क्यों करेंगे, पेट्रोल की भी मांग कम कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। पूर्ण स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ये 4 में से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा सा आज। अगला है कि निम्न स्तरीय संतुलन पास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? खूबसूरत सा प्रश्न है। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। ईच एंड एवरी डे शाम को 7:10 पे मैं लाइव क्लास लेने आ जाता हूँ। तो जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें, तो निम्न संतुलन पास का सिद्धांत नेल्सन ने दिया था। और ये सिद्धांत हमें ये बताता है, ये सिद्धांत ये बताता है कि देखिए भैया, जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ती है ना, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय जीवन निर्वाह के बराबर हो जाती है। अर्थात लोगों के पास इतना ही पैसा होता है कि वो रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाना चाहिए, ताकि निवेश बढ़ेगा तो एक तरफ मांग बढ़ेगी, दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगा। मांग व पूर्ति बढ़ेगा तो उत्पादन का स्तर बेहतर होगा, उत्पादन का स्तर बेहतर होगा तो फिर क्या होगा? देश विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में वर्तमान समय में निर्धनता का आकलन किस आधार पे किया जाता है? तो इजी सी बात है, ध्यान रखिएगा कि भारत में निर्धनता का आकलन जो किया जाता है वो खुराक में कैलोरी के आधार पे किया जाता है। अगर जो आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं, अगर जो आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं, अगर जो आप ग्रामीण इलाका अर्थात गांव में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण इलाके में आप हैं और 2400 कैलोरी अगर जो आप कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो 2400 कैलोरी अगर जो आप कंज्यूम कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे। और अगर जो आप शहरी एरिया में रह रहे हैं, अगर जो आप शहर में रह रहे हैं, तो 2100 कैलोरी अगर जो आप कंज्यूम कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं कहला पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि गोकुल ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। बताइए भाई। शक्ति जी, मोनिका जी, प्रीति गुप्ता जी, वृष्टि जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, अभिजीत तिवारी जी, नौसाद अली जी, मधु वर्मा जी, ठीक है, सुनीता गुप्ता जी, शुभांकर कश्यप जी, रिंकू जी, मंजुला शर्मा जी, ललिता साके जी, सर्वेश कुमार जी, राकेश जी, राजन जी, तस्नीम खान जी। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि देखिए सर जी, गोकुल ग्राम योजना जो है ये गुजरात सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो गांव स्वच्छ हैं
उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार उन्हें 15 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देगी। ठीक है, आत्मनिर्भर, गांव को आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार 15 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देगी। 15 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि गोकुल ग्राम योजना किस सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो गुजरात सरकार के द्वारा। और इस योजना का उद्देश्य है कि गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाए, और गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार उन्हें 15 लाख रुपए का वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराती है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि संगम योजना का उद्देश्य क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि संगम योजना की शुरुआत कब हुई थी। 1966 में हुई थी। संगम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में हुई थी। 1966 में हुई थी संगम योजना की शुरुआत। तो संगम योजना की जो शुरुआत होती है वो 1966 में होती है। और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि जो विकलांग है उनकी कल्याण में वृद्धि किया जाए। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा कि जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना एवं लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ केंद्रीय बजट वर्ष में हुआ था। किस केंद्रीय बजट में हुआ था बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो ये जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि जो निर्धन है और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध करा जाए। निर्धन व बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है ना सर। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। ए बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। 1998, 1999। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना एवं लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ केंद्रीय वर्ष में कब हुआ था? तो 98, 99 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो 2002-2003 वाले वित्तीय वर्ष में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना। अगला है कि वर्तमान में भारत में कृषि से आय पर कर किसके द्वारा लगाया जाता है? कृषि आय कर तो भैया राज्य सरकार ही लगाती है। राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? बिक्री कर होता है। राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत बिक्री कर होता है। दूसरा सबसे बड़ा स्रोत मनोरंजन कर होता है। मनोरंजन कर क्या? जैसे सिनेमा हॉल, पिक्चर देखने जाते हैं, सर्कस देखने जाते हैं, वहां टिकट खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है वो सरकार के पास जाता है, राज्य सरकार के पास जाता है। इजी सी बात है। अगला प्रश्न है कि श्लष्टकी प्रमेय क्या बताता है? खूबसूरत सा प्रश्न है। श्लष्टकी प्रमेय बताता है भाई, क्या बताता है? ठीक है, तो श्लष्टकी प्रमेय को अगर जो आपने पढ़ा होगा तो श्लष्टकी प्रमेय में श्लष्टकी साहब ये कहते हैं कि एक उपभोक्ता के पास उतनी आय रहने दी जाए कि अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता भी है तो वो वस्तुओं के उसी संयोगों को चुन सके जो संयोग वो पहले चुनता था। ठीक है, तो श्लष्टकी प्रमेय या श्लष्टकी प्रभाव हमें ये बताता है कि देखिए भैया, उपभोक्ता की आय को स्थिर रखने के लिए उपभोक्ता के पास उतनी मुद्रा रहने दिया जाए जिससे अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वो उसी संयोगों का क्रय कर सके जिन संयोगों को वो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से पहले क्रय कर रहा था। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक हो जाएगा कि मूल्य प्रभाव तथा विस्थापन तथा आय प्रभाव में वियोजन। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में
आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, मेरे द्वारा ही आपको पढ़ाया जा रहा है, सिंपल सटीक साधारण भाषा में पूरी थियरी, कुछ भी छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। कंप्लीट सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को देखते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का डायरेक्ट कोर्स वहां से आप परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इत्मीनान से आप मुझे 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, 1.5-2 घंटे आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच आपको मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में आपको टीआरई 4.0 5.0 का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी प्लस भी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनवीएस, केवीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत मजा आया। हम लोग मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।